हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 14 मार्च। आज हिंदू न्यूज़ पर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफ़ी सारे आर्टिकल आज आया, काफ़ी सारे एडिटोरियल है, काफ़ी न्यूज़ में है। देखिए, एक बात तो काफ़ी आर्टिकल आया, मैं देखा हूँ हायर एजुकेशन के लिए, एजुकेशन सिस्टम्स के लिए काफ़ी चर्चा में आया था। क्योंकि जो टीचर्स लोग पढ़ाते हैं, जो टीचर एजुकेशन देते हैं गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल में, ऐसा बताया जा रहा है तो एंगेजमेंट ऑफ जो स्टूडेंट और टीचर के साथ जो एंगेजमेंट है क्लास में, वो नहीं है। मतलब टीचर जो कुछ पढ़ा रहा है तो वो कुछ पूछ नहीं रहा है, क्लास का जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग को पूछ नहीं रहा है। मतलब स्टूडेंट्स जो और टीचर से एंगेजमेंट होना था, जिसका जो बेटरमेंट है, वो चीज़ नहीं हो पाते। इसलिए गांव में कई सारी स्टडीज़ में किया गया, कई सारे रूरल में जो है एनरोलमेंट, बच्चे लोग तो एनरोलमेंट तो करते तो है, लेकिन जो क्या है उनका जो ऐसा देखा गया, काफ़ी सारे बच्चे तो क्लास 2 तक उसको पढ़ाई नहीं कर पाते, एक तो टेक्स्ट जो पढ़ नहीं पाते गाँव में जो है ऐसा कुछ बताया जा रहा है। ऐसा भी कंडीशंस हैं, जैसे कि टीचर लोग पढ़ाते हैं तो फर्स्ट बेंच में पहले एक दो बेंच का जो स्टूडेंट्स हैं, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स बैठते हैं, उसको पूछा जाता है। जो बैक सारी में जो बैक बेंच में जो स्टूडेंट बैठते हैं उसलिए पूछा नहीं जाता है। इसलिए एंगेजमेंट जितना होना चाहिए हॉल टोटलिटी जो स्टूडेंट में क्लास में, वो नहीं हो पाते। इस आर्टिकल थे, इसके ऊपर काफ़ी चर्चा में आ रहा है, इसको क्या सॉल्यूशंस क्या है, इसका क्या एंगेजमेंट क्या, बेटरमेंट क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा में है। रिसेंटली एक बात बहुत चर्चा में है। ठीक है, एक बात बोले, जो इंडियन जो इम्पोर्ट ऑफ आर्म, इंडिया जो आर्म इंपोर्ट करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड में टॉप में आ गया। ठीक है, टॉप में आ गया। मतलब इसका पहले सऊदी अरेबिया था, अभी इंडिया टॉप पोजीशन में आ गया आर्म में पहले। और दूसरी बात है, कहाँ से ले रहे हैं, वो जो एक्सपोर्टिंग कंट्री कौन है। पहले मेन तो इंडिया जो रशिया से इंपोर्ट करते थे, अभी अदर देन रशिया इंडिया जो है यूएस और फ्रांस से भी इंपोर्ट करना चालू कर दिया। ये भी काफ़ी चर्चा में है। लेकिन एक बात हम नोटिस भी किया था, जैसे कि पाकिस्तान है, बाकी जो कंट्री, यूक्रेन है, यूक्रेन पहले बहुत नेग्लिजिबल था, अभी रिसेंटली यूक्रेन भी बाहर से कंट्री से आर्म प्रोक्योरमेंट करना चालू कर दिया। पाकिस्तान केस में एक नोटिसेबल है, पहले पाकिस्तान का जस्ट डबल हुआ जितना, पहले भी इंडिया से कम है, लेकिन पहले जो पाकिस्तान जो प्रोक्योरमेंट करते थे 2.9 समथिंग में था, अभी जो जस्ट डबल कर दिया उन्होंने प्रोक्योरमेंट। ठीक है, ये कुछ से कई जियो पोलिटिकल टेंशन है, काफ़ी इशूज़ हैं, ये सारे पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे, ये काफ़ी चर्चा में है। ठीक है, रिसेंटली जो EFTA एग्रीमेंट हुआ, EFTA जो EFTA एग्रीमेंट आपने देखा होगा, कौन कौन कंट्री है, 4 कंट्री हमने बताया था। एक तो नंबर 1 स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड, दूसरा है नॉर्वे, दूसरा है आइसलैंड और लिechtenstein। ठीक है, कंट्री का लोकेशन हमने दिखाया था, और एक बार हम देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। अभी बातचीत चल रहा है, ये जो EFTA जो बातचीत चल रहा था 2008 से चालू हुआ था, लेकिन उसके बाद 21 राउंड के बाद अभी जाकर फाइनल हुआ। देखिए, अभी तो पहले ही उसको फाइनल होना चाहा, लेकिन अभी से बहुत सारी कंट्रीज अपना पॉलिसी चेंज कर दिया। ठीक है, पहले जो है, अभी इंडिया का इंपोर्ट ड्यूटी, अभी वो इंडिया इंपोर्ट सबसे ज़्यादा, इंडिया की इंपोर्ट ड्यूटी ऑन एन एवरेज जो है 18%। ठीक है, 18% बताया, इंडिया इंपोर्ट है 18%, और एज जो है मैक्सिमम डेवलप कंट्री की इंपोर्ट ड्यूटी ओनली 5%। ठीक है, ये भी बहुत बहुत चेंज है, बहुत डिफरेंस है। ठीक है, ये भी पॉइंट है। अभी बात करा जा रहा है, जो अगर अभी का इतने दिन बाद, 2008 के बाद 2023 में फाइनल हो जा रहा है, इतने दिन बाद जब इंडिया फाइनल किया, हायरा जो इंडिया का बाकी सारी कंट्री जो है वो जो प्रोटेक्शन मोड में है, मतलब इतना सारे वो इंपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो मतलब इंडिया के लिए एक्सपोर्ट है। ठीक है, इन दैट केस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के लिए कितना वैल्यूबल होगा, वो भी एक सोचने वाली बात है। अभी तो बताया जा रहा है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 100 बिलियन जो है, कितना, $100 बिलियन। ठीक है, $100 बिलियन जो है अगले 15 साल के अंदर इंडिया में इन्वेस्ट होगा, ऐसा सोचा जा रहा है। यहाँ पे क्या कम से कम जो है काफ़ी लोगों को जॉब भी मिलेंगे, काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट होगा, ऐसा ही बताया जा रहा है। लेकिन अभी वो अंडर प्रोसेस में है, अभी तो काफ़ी दूर है। ठीक है, ये अभी आर्टिकल हम एडिटोरियल आर्टिकल ये भी आप डिस्कस करेंगे। और एक आर्टिकल है, सबसे बड़ी पॉइंट है CAA के लिए काफ़ी चर्चा में है। मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पहले जो था 1955 में सिटीजनशिप जो लागू किया था, सिटीजनशिप जो लॉ क्लॉज है उसमें लागू हुआ था, एक्ट लागू हुआ था। उसके बाद 2003 में कुछ चेंज लिया, अमेंडमेंट लाया था गवर्नमेंट ने, लेकिन वो क्या है, वो लागू नहीं हो पाया, कई जगह से उसमें प्रोटेस्ट आया था।
एक तो आसाम हो गया, आसाम से कई प्रोटेस्ट हैं, ठीक है। ये मैटर डिस्कशन के कई सारी मैटर चर्चे में आ रहे हैं, लाइमलाइट में आ रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा जो आपका यूपीएससी पॉइंट है वो जैसे कि कोई जैसे कि आप बात कर, एक पॉइंट है ANRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के बारे में काफ़ी ये रजिस्टर है, ठीक है, इसके ऊपर काफ़ी चर्चा में आ रहा है, तो इसका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कुछ पॉइंट इनका रहेगा जरूरी है। NRC जो है अभी तो फिलहाल आसाम में ही जो है पहले उन्होंने किया, क्यों किया वो भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक। कुछ पॉइंट जानकर इसको क्वेश्चन आने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, कुछ पॉइंट आपको जानकारी डिटेल्स में होना चाहिए, कहीं ऊपर ऊपर पढ़ कर मत जाइए, डिटेल्स में जानकारी आपको चाहिए। ये टॉपिक है लाइमलाइट में। दूसरा जो R&D का जो बात काफ़ी चर्चा में आ रहा है, ठीक है, R&D क्या आ रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। काफ़ी डेवलप कंट्री जो एक तो US हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया, ये सब कंट्री जो इसराइल हो गया, काफ़ी हम बात किया था, ये लोग क्या कहते हैं अपना GDP का जो मेजर पोर्शन वो लोग क्या करते हैं अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं। हायरज हमने देखा था जैसे कि बाहर का कंट्री, हमने इसराइल के बाद देखा, इसराइल जो अपना GDP का कम से कम 4.8% अपना ये करते हैं। हम G20 कंट्री का जितना देखेंगे उसके अंदर आता है US आता है, US सबसे ज़्यादा जो है सबसे हाईएस्ट अमाउंट जो है इतना अपना जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपना इन्वेस्ट करता है, ठीक है। इसको भी अगर अदर देन G20 इसराइल है, कई सारे कंट्रीज है उसमें अपना करते हैं, लेकिन सब इन टर्म्स ऑफ अमाउंट है सबसे US और रशिया ये लोग कंट्री जो करते हैं, चाइना भी करते हैं। लेकिन इंडिया, अगर इंडिया का बात करेंगे, इंडिया जो लेस देन 1% ऑफ GDP जो है उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत ही कम है, बहुत ही पोर है। रिसर्च डेवलपमेंट में क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे कंट्री के, आप इसराइल का नाम सुना, छोटा कंट्री लेकिन इतने इसराइल में इतना इन्वेस्टमेंट करता है, काफ़ी आर्म जो है बाहर एक्सपोर्ट करता है। इतना छोटा कंट्री इतना इंटेलिजेंस है, USA, रशिया, चाइना जो इतना जो अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना जो अपना इन्वेस्टमेंट करके वो अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना सारे इंप्रूवमेंट किया। ऐसा नहीं इंडिया नहीं कर रहा है, लेकिन इंडिया जितना होना था, बाकी जितना और भी करना था, अभी धीरे धीरे इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे जा रहा है। तो ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी आर्टिकल चर्चा में आ रहा है, तो ये आर्टिकल और भी डिस्कस कर पहले, अभी जो आज का आर्टिकल में ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो भेज दीजिए, आपको विन IAS टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ज्वाइन कैसे करेंगे, भेज दीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहीं पर जाके आपको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका डेली बेसिस में पेपर अपलोड करता हूँ, इसका जो PDF है वो भी अपलोड करता हूँ, आप लोग इसको मिल जाएगा, आपको कोई नोट करने का जरूरत नहीं, ठीक है। फर्स्ट एडिटोरियल एनालिसिस कर रहा हूँ, रॉन्ग मैसेजिंग ऑन दी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अभी तक बोले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तो 2019 में उसको इम्प्लीमेंट हुआ था, उसको लागू हुआ था, असेसमेंट प्रेसिडेंट असेसमेंट में हो गया था, लेकिन इतने दिन बाद, अभी इतने दिन 4 ईयर्स बाद दोबारा उसको अभी तक उसको पेंडिंग था, वो इम्प्लीमेंट नहीं किया। एक्चुअली कोई भी एक्ट जो अगर असेसमेंट होने के बाद 6 महीने का अंदर उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, इसको जो होम मिनिस्टर जितना भी डिस्कशन करना उसको इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। अभी बताया जाए जब इसका जो है सामने जो है जो इलेक्टोरल बॉन्ड का बात कर रहे हैं, बीच में जो इलेक्टोरल बॉन्ड का काफ़ी चर्चा में है, इलेक्टोरल बॉन्ड आपके SBI को डिटेल देने के लिए बात हुई थी, उसके बाद 15 मार्च ये कमिंग 15 मतलब कल जो ये इलेक्शन कमीशन जो अपना साइट में उसे डिटेल मतलब कौन सा डोनर कौन है, कौन से डोनर पब्लिश करेंगे, ठीक है, वो उसका डोनर का नाम, कितना पैसा दो, कितना रुपया पब्लिश करे, उसका डिटेल्स देने के लिए बात हुई थी, काफ़ी चर्चा में हुई थी। अभी बातचीत चले जब इतने दिन पेंडिंग था, CA एक्ट इतने दिन पेंडिंग था, अभी इतना दिन बाद जो है जिस टाइम इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक चर्चा में है, उस टाइम जो इस टॉपिक को लाना क्या जरूरत थी, इस टॉपिक का क्या पॉइंट थी, इसके ऊपर एक बात की थी, ठीक है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड एक हॉट टॉपिक है, उसके ऊपर आदमी का दो डाइवर्ट होना था। अभी आदमी का मन का डाइवर्शन जो है, मन जो डाइवर्ट है CA का तरफ जाएगा, इसलिए बोल रहा कोई जो इलेक्शन जो है पोल बॉन्ड जो है, जब जनरल इलेक्शन बहुत नज़दीक है, अभी इलेक्शन का टाइम है, आदमी का जो माइंड डाइवर्ट करने का इलेक्ट्रॉन टॉपिक था, ठीक है, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड टॉपिक उससे आदमी का मन जो है डाइवर्ट करने के लिए धीरे धीरे आदमी का जो है CA का तरफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तो उसका कदम। एक पॉइंट ये भी है, जब नेक्स्ट टाइम ना 2019 में उसको इम्प्लीमेंट था, उस टाइम हॉट टॉपिक उसको इम्प्लीमेंट किया नहीं, लास्ट 4 में उसको साइलेंस था, मे भी ड्यू टू प्रोटेस्ट है, कई लोग मर गया प्रोटेस्ट में, तो अभी इतने दिन से प्रोटेस्ट करने के लिए क्या ये थी, इसको इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के साथ CA का जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड CA का साथ दोनों को चर्चा में लेके आया है, ठीक है।
ये क्लियर पोल कैंपेन है, ठीक है, बात कर रहे हैं। डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स एंड बहुत मतलब बॉन्ड कंट्रोवर्सी, जो कंट्रोवर्सी चल उसको अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए बातचीत चल रहा है, ठीक है। लेकिन आपको जो है देखो, आपको तो इन टर्म्स ऑफ एग्जाम्पल प्रिपरेशन में पड़ेगा, लेकिन कुछ पॉइंट इस दौरान जो है कभी चर्चा में है, कभी मतलब इसका डिबेट में आ गया, ठीक है। एक तो हो गया जो एनआरसी की बात की थी, वो भी है। कई सारे पॉइंट 2003 जो है उसके बाद जो सिटीजनशिप उसको क्या अमेंडमेंट वो भी था, वो सारी पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। Yeah, the essence of CA is not really not affect the interests of minority citizens. तो minority citizens है जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो minority citizens हैं, वो लोग ऐसा बात हुआ था दिसंबर 31 दिसंबर 2014 के पहले जो इंडिया में आया था, सिक्स जो है रिलीजन है। सिख रिलीजन कौन कौन है? हिंदू, सिख, बुद्धिज्म, उसके बाद जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन, ये चार जो है छः रिलीजन है। 31 दिसंबर 2014 का पहले इंडिया में आए थे, उसके लिए वो लोग इंक्लूड कर सकते हैं, उसके लिए कुछ छूट भी दिया है उन्होंने। पहले जो था, ठीक है, पहले जो था आउट ऑफ उसको कितने दिन स्टे करना पड़ेगा, जो है मतलब 14 ईयर्स, पहले 14 ईयर्स था, उसके लिए इंस्टेड ऑफ कैजुअल इनके लिए जो है 5 ईयर, पहले 11 ईयर्स था, उसके लिए पहले 14 ईयर्स था, 11 उतना इंडिया में मतलब रहना पड़ेगा, उतना बास करना पड़ेगा। उसके बाद जो है उसके लिए इन लोगों को छूट दिया, 5 ईयर्स कर दिया, एटलीस्ट 5 ईयर्स तो उनके इंडिया में जो स्टेइंग है ये। और जो है 31 दिसंबर 2014 का पहले है 6 कम्युनिटी में, उनको ये लोग एक कम्युनिटी में इंक्लूड करेंगे। दो प्रॉब्लम बता, व्हाट इज द प्रॉब्लम है सीए में दो इन्होंने प्रॉब्लम तो काफ़ी सारी है, एज पर आर्टिकल से दो इशू इन्होंने बताया था। फर्स्ट दी डिस्क्रिमिनेशन नॉर्म्स स्पेसिफाई सम रिलीजन कम्युनिटी, जो आर्टिकल नंबर 14 बता रहा है, जो राइट टू ऑल मतलब राइट टू मतलब सबका जो राइट इक्वालिटी टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। अभी बता 6 रिलीजन इसको हमने इंक्लूड करा, बाकी इसके बाद बाकी क्या है, वो भी तो राइट टू इक्वलिटी नहीं आ रहे। और हम 6 कंट्री की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश, हम बांग्लादेश से बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान बात कर रहे हैं और अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। इसके बाद इसके ये तीन को छोड़ के काफ़ी से श्रीलंका से आया, कई सारे म्यांमार से आया, कई सारे आदमी तो म्यांमार से आया, इनको बाकी क्या है, तो ये राइट ऑफ इक्वालिटी हो नहीं रहा है, इस टाइम डिस्क्रिमिनेशन का बात कर रहे हैं हम। 6 कम्युनिटी अदर देन 6 कम्युनिटी रिलीजन जो और भी बहुत सारे लोग उसका इंडिया के अंदर आए, तो उसके लिए क्या है, ये सब चर्चा में आ रहा है, ठीक है। दूसरे नेशनल एक बात एनआरसी के बाद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये भी काफ़ी जो मुस्लिम कम्युनिटी ये भी बात कर रहा है। अगर हम सेंसस के बाद जो है, अगर हम सीए के बाद गवर्नमेंट ना एनआरसी की बात करेंगे, एनआरसी मतलब है हम एक सेंसस हुआ था 1950 में सेंसस हुआ था, उसके बाद जो है एक एनआरसी एक रजिस्टर है, मतलब एक सीरियल वाइज कितना घर है, मकान है, बिल्डिंग से उसको कौन कौन आदमी रहता है उसको नोट डाउन करना, मतलब एक रिकॉर्ड था। उसके बाद दोबारा नहीं किया गया था, रिसेंटली आसाम में दोबारा किया गया, ठीक है। ये भी पॉइंट है, एनआरसी मतलब है जो हाउस का जो है सेंसस के बाद जितने में हाउस है अलग रजिस्टर बना, हाउस में उसमें कौन कौन आदमी रहता है उनका नाम जो है सीरियल वाइज नोट डाउन करना पड़ेगा। उसके बाद कोई भी आदमी आ रहा है, उसका कोई माइग्रेंट हो गया, कोई भी आके बसोबास का आदमी ना है, तो उसको लोग समझ में आ जाए कौन आदमी क्या है, उसको डिटेल्स पता चलेगा, डिटेल इंक्रीमेंट हो जाएगी, एक पॉइंट है। तो मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनका कंसर्न ये है, वो लोग क्या बोल रहे हैं, अगर एनआरसी अगर दोबारा बातचीत चले एनआरसी का, ठीक है, एनआरसी वो लोग क्या बोल रहे हैं, अगर मुस्लिम कम्युनिटी है अगर एनआरसी दोबारा कंडक्ट होगा तो कई से जो माइग्रेटेड है मुस्लिम को है उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, उनके लिए दोबारा अपना जो सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए कई से चर्चा में आ सकते हैं। ये सी ए का कुछ फंडा है। हम कुछ बात करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बारे में, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में अमेंडमेंट हुआ था, फर्स्ट जो सिटीजन अमेंडमेंट 1955 में लागू हुआ था। सिटीजनशिप हम किस तरह होते हैं, बाई बर्थ हो सकते हैं, ठीक है, बाई डिसेंट हो सकते हैं, बाई रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करके भी कर सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हैं, और बाई जो है इनकर्बेशन ऑफ टेरिटरी, कोई भी टेरिटरी इंडिया का इनकर्बेशन हो गया वो भी हम सिटीजनशिप के अंदर आ जाता है। तो न्यूट्रलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन क्या है वो भी देख लेंगे। बाई बर्थ तो समझ में आ गया, ठीक है, भाई डिसेंट वंश परंपरा वो भी सिटीजन से अंदर आ जाएगा, आपको ये क्लियर हो गया। इसके अलावा ओ सी आई कार्ड जो है, जो भी आधा दंड है
रजिस्ट्रेशन ओवरसीज सिटीजनशिप और कार्ड ओवरसीज सिटीजन, कई बाहर कंट्री का आदमी हम यहाँ पे रहते हैं वो भी OCA कार्ड मिलता है, कई साल तो यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। कोई भी जो है उसका बाहर कंट्री का उसका पेरेंट्स लोग कहीं अंदर इंडिया का अंदर उसको भी OCA कार्ड मिल सकता है। मतलब लाइफ लॉन्ग मतलब विजिट तो है, कहीं मल्टीपल विजिट है उसके लिए OCA कार्ड मिलता है। इसका आपको देखा होगा कनाडा में कई सारे आदमी को, कनाडा वाले को कई सारे मिला था। एंड इलीगल इमिग्रेंट प्रोहिबिटेड, इसमें क्या इलीगल जो है, इलीगल जो इमिग्रेंट माइग्रेट पीपल है, माइग्रेट पर बहुत से कई से हो सकता है, बहुत सारे मतलब उधर वीसा नहीं है, कोई पासपोर्ट नहीं, वो भी अंदर अंदर आके बह सकता है। कोई कई ऐसा भी देखा गया, बहुत से आदमी पासपोर्ट वीसा लेके तो अंदर इंडिया के अंदर आए, लेकिन जो उसका एक्सपायरी होने के बाद वो इंडिया छोड़ के गया ही नहीं, ये भी इलीगल माइग्रेंट के अंदर रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पशन जो है, एग्जाम्पशन बात करें तो सितंबर 2015 और जुलाई 2016 में जो बात कर रहे थे ना 6 कम्युनिटी को, वो लोग जो है 31 दिसंबर 2014 के अंदर है, वो लोग एग्जाम्पशन कर दिया गवर्नमेंट ने, ये सिटीजन अमेंडमेंट आ रहा है। जो बात कर रहे हैं सिटीजनशिप बाय जो रजिस्ट्रेशन न्यूट्रल, रजिस्ट्रेशन मतलब क्या है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन मतलब जो है फॉर इंस्टेंस पर्सन रिसाइड इंडिया फॉर 1 ईयर, ठीक है। कोई अगर पर्सन अगर इंडिया के अंदर है, उसका वन ऑफ द पेरेंट्स अगर इंडियन हो तो रजिस्ट्रेशन के लिए अपना सिटीजन अप्लाई कर सकता है। दूसरा है न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या है, कोई भी आदमी 11 साल तक इंडिया के अंदर बसोबास कर रहा है, अथवा जो 11 साल तक उसका कोई सेंटर का जॉब कर रहा है, मतलब सेंट्रल का कोई जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट का अंदर जॉब कर रहा है, वो भी अप्लाई कर सकता है सिटीजनशिप के लिए, ठीक है। और जो सिटीजन के लिए क्या करना है, उसको जो कोई फॉरेनर है, फॉरेनर जो एक्ट जो है एग्जेम्प्ट फ्रॉम फॉरेनर एक्ट 1940, फॉरेनर 1940 का कोई भी जो एक्ट जो है उसका पासपोर्ट लेके आना पड़ेगा, जो एक्ट होता है, ठीक है, कैरिंग पासपोर्ट। और जो पासपोर्ट एंट्री है, पासपोर्ट एंट्री का मतलब कोई आदमी जो पासपोर्ट है उसका वैलिड है तो भी वो सिटीजन अमेंडमेंट में कर सकता है, कोई वैलिड नहीं है तो उसका अमेंडमेंट नहीं कर सकता, एप्लीकेबल नहीं कर सकता। ऑन अकॉर्डिंग सिटीजन होने के बाद कोई का मतलब 31 दिसंबर 2014 का पहले इंडिया के अंदर है, वो लोग अगर सिटीजन मिल गया तो उसके पास पहले कुछ केस चल रहा है, ठीक है, वो केस जो मतलब बंद हो जाएगा, कोई केस ऑलरेडी सिटीजन मिल गया, यही बात कर रहे हैं। कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रहा है तो वो भी बंद हो जाएगा। कंसर्न जो बात करते हैं, कंसर्न में क्या है, आसाम में अभी देखिएगा, आसाम में जो कई लोग 20 मिलियन के ऊपर जो बांग्लादेश के जो है, कोई भी रिलीजन का बांग्लादेश का जो है आसाम में आके बस गया, वहाँ पे माइग्रेटेड हो गया, तो इतना से लोगों को हैंडल करने, तो खाना देना, उसका जो प्रॉब्लम हैंडल करना आसाम के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया। इसलिए आसाम जो अकॉर्ड एक्ट जो है 1985 उन्होंने लॉन्च किया 92, उसमें क्या है जो उन्होंने एक डेडलाइन दी, डेडलाइन क्या था 25 मार्च 1971 के बाद जो भी आया उनको उसको डिप्लॉयमेंट वापस करने के लिए बातचीत चल रहा है आसाम का, एक मैटर है। उसको कई बेचारी उन्होंने एगेंस्ट में कई सारी बात हुई थी, एगेंस्ट में मतलब कई प्रोटेस्ट भी हुआ था, ठीक है। अभी जो बात कर रहे हैं NRC की बात कर रहे हैं, नेशनल नॉलेज अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, उसको अपडेटिंग अभी जो CA एक्ट 2019 में एक्ट हुआ था, इसमें ये भी बात चले जो पहले आसाम का अकॉर्ड है उसके लिए वो नॉन वाइड हो जाएगा, क्योंकि उसको अभी सिटीजन दे रहा है उसके लिए, तो बांग्लादेश सिटीजन अगर आसाम ने अकॉर्ड ऑलरेडी इम्प्लीमेंट 1985 में इम्प्लीमेंट कर चुका है, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टिव हो रहा है, ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो बात कर श्रीलंका, जो मैंने बात किया आर्टिकल 14 की बात कर लिया हमने, ठीक है। गवर्नमेंट को स्टैंड लिया, गवर्नमेंट का एक प्रोटेस्ट, कई 100 आदमी को मर गया, मतलब इसको जो झगड़े में मर गया, तो मारपीट में मर गया, इसलिए गवर्नमेंट डिपेंडिंग रखा था। अभी गवर्नमेंट स्टैंड ले रहा है, ठीक है। अभी जो बोल रहा है जो पाकिस्तान, कोई भी पाकिस्तान बांग्लादेश से कई जो मुस्लिम आते हैं उसके लिए क्या, तो गवर्नमेंट स्टैंड ले रहा है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ऑलरेडी मुस्लिम कंट्री है, इसलिए जो मुस्लिम वहाँ से आ रहे हैं उसको प्रोसिक्यूटेड मतलब टॉर्चर नहीं माना जाएगा, ऑलरेडी उनका कंट्री तो है ही, ठीक, इसलिए मुस्लिम कंट्री मुस्लिम आदमी टॉर्चर नहीं होगा, हिंदू टॉर्चर हो सकता है, इसलिए उसको कंसिडर नहीं कर सकते। ऐसे बोलते मुस्लिम कंट्री अगर हिंदू बांग्लादेश से उसको माइग्रेट नहीं बोला चाहता है, ऐसा बात चल रहा है जो अगेन में चल रहा है, इसलिए बोला ऑलरेडी पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो अफगानिस्तान जो है ऑलरेडी तीनों मुस्लिम कंट्री है, तो उन लोग उनको जो है प्रोसिक्यूटेड जो है बात कंसिडर नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट यही बोल रहा है, यही CA एक्ट जो है, इसमें CA एक्ट इसमें यही बता रहा है, इसमें गवर्नमेंट जो है उसको किसी को सिटीजन देने के लिए बातचीत चल रहा है, सिटीजन लेने के लिए ऐसा कुछ टॉपिक में बात कर रहा है। और भी जो
कई ऐसे भी चर्चा है, अगर कोई श्रीलंका म्यांमार से कोई भी आदमी आ रहा है, कोई भी इमिग्रेंट, उसको सिटीजन देने के लिए केस टू केस बेसिस में गवर्नमेंट चर्चा में भी कर रहे हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट ये भी बोले, आसाम अकॉर्ड एक्ट 1985 में उसके लिए गवर्नमेंट हाई लेवल कमेटी गठन हो गया, गवर्नमेंट कर ले, उसके लिए उसका रिपोर्ट आने के बाद गवर्नमेंट उसको स्टडी करेंगे, उसको एक्शन लिया जाएगा, ऐसे कोई टॉपिक में चर्चे में। ये जो गवर्नमेंट का स्टैंड है मोटा मोटा। कुछ पॉइंट जान, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 में गवर्नमेंट को चेंज किया था, अमेंडमेंट लाई थी। लेवल एक्ट 4 ऑफ 2004, इसका नाम लेवल एक्ट 4 2004 में उसको एसेंट हुआ था। उसमें इंट्रोड्यूसिंग डिफाइनिंग द नोशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट हु कुड बी जेल, मतलब कोई भी इलीगल माइग्रेंट हो उसको जेल व डिपोर्ट वापस कर दिया जाएगा। दूसरा, मेकिंग इलीगल माइग्रेंट इनएलिजिबल सिटीजनशिप बाई रजिस्ट्रेशन, कोई भी इलीगल माइग्रेंट हो उसको रजिस्ट्रेशन और न्यूट्रलाइजेशन में उसको एलिजिबल नहीं होगा, उसमें तो और स्ट्रिक्ट कर दिया उस गवर्नमेंट ने। डिसअलाउइंग सिटीजनशिप बाय बर्थ और चिल्ड्रेन बॉर्न इंडिया इफ आइदर पेरेंट्स इन एन इलीगल माइग्रेंट, अगर कोई बच्चा है उसको, अगर कोई उसका पेरेंट्स एनी पेरेंट्स माँ बाप कोई इलीगल माइग्रेंट हो उसके लिए सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा। मतलब कोई आदमी अगर सिटीजनशिप लेने आ रहे हैं तो उसका पेरेंट्स भी जो है इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, ये भी पॉइंट है। इंडोनेशियन नोशन टू ओवरसीज OCI कार्ड होल्डर भी है, अदर देन कंट्री हुआ OCI कार्ड अदर देन कंट्री की इंडियन ऑरिजिन है, वो इंडियन ऑरिजिन है तो बाहर कंट्री में रहता है, उसके लिए OCI कार्ड दिया जाएगा, ऐसे कोई बातचीत चल रहा है। गवर्नमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये भी एक्ट बोला जो है NRC की बात कर रहा था ना, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, NRC की बात कर रहा है, उसलिए गवर्नमेंट ये भी बात कर रहे हैं NRC रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, जिसलिए जो है CL वाइज कौन सा घर में कौन सा बिल्डिंग में कौन कौन रहता है, कौन सा मकान में कौन कौन रहता है, वो एक रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। अगले बार नेक्स्ट टाइम सोचो उसको, अगर कोई नया कोई आ रहा है उसके लिए उसके लिए भारी पड़ जाएगा, उसे वो सिटीजन प्रूव करने के उसको भारी पड़ जाएगा, एक पॉइंट है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जब बात करा था 1951 में सेंसस होने के बाद, उन्होंने सेंसस में क्या, उन्होंने एक रजिस्टर बनाया था। रजिस्टर में जब मकान कौन से मकान में क्या रहता है क्या, उसको डिटेल नोट करने का रजिस्टर बनाया था। इसमें बात जो है आसाम में, जो आसाम वालों ने क्या किया उसको बाद वो अपडेट नहीं हुआ, NRC पब्लिश वंस इन 1950 उसको अपडेट नहीं किया, ठीक है। उसके बाद आसाम में ओनली नाउ एंड गवर्नमेंट प्लान टू अपडेट नेशनल एज वेल, ठीक है। आसाम में उसको अपडेट किया था, आसाम में डेडलाइन भी रखा था, उसमें डेडलाइन क्या है 25 मार्च 1971 के बाद कोई भी अगर बांग्लादेश बाहर से कोई आ रहा है, बांग्लादेश से आ रहा है कोई भी रीजन, उसको डिपोर्ट वापस करने के लिए उनको एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है 6 ईयर लेट टू 6 ईयर लॉन्ग आसाम मूवमेंट फ्रॉम 1979 टू 1985, उसको जो है टाइम लगेगा उसको रिपोर्ट करने के लिए, ठीक है। और एक जो एक एजेंसी है ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन AASU जो मूवमेंट डोमिनेटेड ग्रांटिंग अपडेटिंग, उसके बाद आसाम को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ये भी किया था, आसाम को जो है ये NRC जो एक टाइम हुआ था उसको अपडेट करने के लिए वो भी चर्चा में हुई थी, ठीक है। कुछ पॉइंट है अदर देन, और कोई देखो इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, आसाम में NRC किया, उसके बाद और भी कुछ किया कि NRC नागालैंड में भी किया था, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में NRC नागालैंड में किया, तो उसका नाम क्या था RIN, ठीक है, RIN रजिस्टर ऑफ इंडिजिनियस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड। उसमें तो रजिस्टर तो अदर देन इंडियन नागास और नॉन इंडिजिनियस नागास, मतलब इंडियन ऑरिजिन नागास और नॉन इंडियन ऑरिजिन नागास को तो डिफरेंट करने के लिए ये लोग कमीशन बैठाया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में, ठीक है। और भी एक बातचीत चल रहा है, मणिपुर असेंबली हैज रिजॉल्व द इम्प्लीमेंटेशन नेशनल रजिस्टर, मणिपुर भी बातचीत चल रहा है, नेशनल रजिस्टर से एक NRC बात करने का एस्टेब्लिश स्टेट पॉपुलेशन कमीशन, उन्होंने कमीशन बैठाया, ठीक है। एक स्टेट है, ठीक है। और इम्पैक्ट ऑफ NRC, इम्पैक्ट NRC जो इम्पैक्ट NRC होगा भाई तो बात किया था, उसमें फ़ायदे भी होगा, ऐसा जो है इलीगल जो माइग्रेंट है वो लोग सब साथ में हो जाएंगे, इलीगल माइग्रेंट, ठीक है। माइग्रेंट पर बांग्लादेशी हो उसको डिटर पर इन फ्यूचर जो है कोई माइग्रेंट बांग्लादेश से कोई माइग्रेंट आएगा उसको कहाँ पे रहेंगे उसको तो समझ में आ जाएगा, मतलब वो नज़र में आ जाएगा, उसको इमीडिएट उसको हाईलाइट हो जाएगा, उसके लिए इलीगल माइग्रेंट होना बहुत दिक्कत हो जाएगी इन फ्यूचर। ये भी एक NRC का फ़ायदा भी है, इसलिए तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। More importantly, illegal migrant may find it more difficult to procure Indian identity document, avail all rights benefit to Indian citizen, मतलब इंडियन सिटीजन हो, कोई भी इलीगल माइग्रेंट मुस्लिम हो तो इलीगल इंडियन सिटीजन होने के लिए कोई भी बेनिफिट से वो लेने के लिए सारी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना उसके लिए बहुत भारी पड़ जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट है।
जो CA के रूल्स में कुछ पॉइंट एक काफ़ी चर्चे में आ रहा है, इसको डिटेल समझ में, CA रूल का डिटेल्स, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, प्रीलिम्स के लिए मेंस के दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए हम नेक्स्ट आर्टिकल नेक्स्ट आर्टिकल, हायर एजुकेशन, हायर एंगेजमेंट इन बेटर लर्निंग। जो रिसेंटली एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER रिपोर्ट 2023 में ये स्टडीज़ किया गया था। इसमें कई सारी इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हमारे सामने आई थी। उसमें ये बताया जा रहा है 86.8% इंडिविजुअल है एज ग्रुप 14 to 18, मतलब 14 to 18 के बीच में 86.8% तो एनरोल तो कर रहा है, लेकिन जो वो लोग क्लास 2 का जो टेक्स्ट जो है और रीजनल लैंग्वेज, उनका खुद का लैंग्वेज टेक्स्ट का जो है वो भी पढ़ नहीं पाता है। इसका मीनिंग बहुत सारी मीनिंग कर सकते, उसका जो आउटकम क्या है, इस स्टडी बेस में बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम रखा है। हम एनरोलमेंट कर रहा है, आज में क्लास में जो भर्ती तो हो रहा है, लेकिन वो लोग क्लास 2 का जो अपना मदर टंग है, वो रीजनल लैंग्वेज में, हिंदी किसी का हिंदी है, किसी का मराठी है, किसी का उड़ीसा है, वो भी अपना पढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है, ये आर्टिकल में इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल आया था। ASER रिपोर्ट जो है 2023 में आया था। ठीक है, इसके ऊपर काफ़ी सारे आर्टिकल आया था। इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में ये एनालिसिस किया, क्या प्रॉब्लम, क्या बेसिक मैटर क्या है, उसको क्या सुधार कर चाहते हैं। जो जो एंगेजमेंट है, स्टूडेंट के एंगेजमेंट, जो क्लास टीचर का एंगेजमेंट, क्लास का जो फैक्ट जो पढ़ाया जाता है उसका एंगेजमेंट क्यों प्रॉब्लम है, क्या इसके कुछ पॉइंट उन्होंने सामने लेके आए, वो डिस्कशन किया, उसको कुछ सॉल्यूशन भी लेके आया। इन्होंने एक बात भी, लर्निंग डेफिसिट, ये तो बहुत बड़ी बात। लर्निंग डेफिसिट मतलब जो लर्निंग कर रहे हैं और डेफिसिट है, मतलब उसका तो मतलब पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ाई नहीं जा रहा है। इसमें 2-3 पॉइंट और सामने लेके आया। ठीक है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अटेंडेंस पब्लिक स्कूल टेंड टू बी लो। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं, देखो एनरोलमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन जो अटेंडेंस है वो धीरे धीरे पोर हो जाए, मतलब टीचर के साथ एंगेजमेंट, मेन तो फोकस के एंगेजमेंट, टीचर के साथ स्टूडेंट का एंगेजमेंट होना था, वो एंगेजमेंट नहीं हो रहा है। इसके लिए जो कोई टीचर कोई स्टूडेंट की गलती कर रहा है, उसको डीमोटिवेटेड किया जा रहा है, ऐसा कुछ करे टीचर के, उसके लिए जो धीरे धीरे उस क्लास में जाने बहुत इच्छा नहीं होता लड़कों को। आपने भी कहीं देखा हुआ है, जो टीचर जो कहीं जो अच्छी तरह पढ़ा नहीं पाता है, वहाँ एंगेजमेंट नहीं होता है, कोई पूछता नहीं, अपना आया बोर्ड में पढ़ा के चला गया। ठीक है, उसीलिए आपको एंगेजमेंट नहीं हो पाते। इसलिए क्या होता है, जो है टीचर तो शायद स्टूडेंट का एंगेजमेंट होना था, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, होते जा रहा है। तो ये भी पॉइंट है। इसलिए जो कोई स्टूडेंट को पूछता है, जो डिमोटिवेट किया जा रहा है, किया जाता है, इसलिए जो एंगेजमेंट होना तो वो नहीं होता, जो धीरे धीरे अटेंडेंस भी कम होता जा रहा है। ठीक है, ठीक है। और भी जो है, कोई टीचर जो है कुछ पर्टिकुलर कुछ फॉन्ट बेच में कुछ स्टूडेंट को ज़्यादा फोकस किया जाता है। कोई पूछता है तो कोई क्वेश्चन पूछता है तो फॉन्ट बेच में कोई स्टूडेंट अच्छे पढ़ा लिखा है उसमें पूछा जाता है, रादर देन जो है कोई भी सभी को, कोई अगर ऐसा हो तो एक क्लास में कोई टीचर जो है कोई भी स्टूडेंट को कोई रैंडमली पूछे तो क्या होगा, रैंडम, कई हमने भी देखा होगा, कई स्टूडेंट कई टीचर जो है रैंडमली किसी को पूछता है तो क्या जान नहीं पाता, किसी को पता है, हमको नहीं पता, कोई उसमें क्या होता है, हमको बेइज्जत होता है, इसलिए घर में से पहले वो लोग पढ़ के जाता है। तो ऐसे देखा होगा उस पर्टिकुलर टीचर के लिए, और एंगेजमेंट, वो टीचर जो है एंगेजमेंट करते, स्टूडेंट का एंगेजमेंट करता है। अथवा जो ऐसा भी कई देखा गया, कोई टीचर कुछ पढ़ाता है, ठीक है, कोई टीचर कुछ पढ़ा रहा है, ठीक है, इमीडिएट कोई स्टूडेंट को उन्हें पूछता है ये सब मीनिंग क्या है, आपने क्या समझा, तो एंगेजमेंट करता है। तो स्टूडेंट लोग ध्यान से नोट सुनता भी, नोट भी करते क्या टीचर पूछता है, और इमीडिएट पूछ बैक भी कर सकता है, पूछ भी चाहता है मीनिंग बताओ। ठीक, ये एंगेजमेंट है, वो एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है, जो एंगेजमेंट का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रादर देन जो पार्टिकुलर कुछ ऐसा भी देखा गया, कोई टीचर जो है अपना अपना पढ़ा कर चला गया, तो मतलब कोई टास्क नहीं देते, स्टूडेंट को टास्क नहीं देते, अपना होमवर्क टास्क क्या करना नहीं, कुछ टास्क नहीं देते, इसके वजह जो एंगेजमेंट धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। तो ASER का सर्वे रिपोर्ट 2023 में, इसमें और भी बहुत सारी तथ्य जो है सब, वो भी हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। इसका पहले किया था, वो भी और एक बार रिलेवेंट है, टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेकिन इस आर्टिकल जो क्या प्रॉब्लम है वो अब डिस्कस किया है उन्होंने, वो पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, और जो चिल्ड्रन आर नॉट कॉन्स्टेंटली इमोशनली एंगेज नहीं होता। कोई स्टूडेंट अगर कोई टीचर को पूछा जाए, वो डिमोटिवेट का, तो अगर नेक्स्ट टाइम पूछेगा नहीं। कहीं में ये भी देखा गया, टीचर पढ़ाने के बाद पूछता है कुछ सबको समझ में आया, कोई क्वेश्चन है कि नहीं, स्टूडेंट लोग बिना मतलब बोलते हाँ ये सबको समझ में आया, इसका मतलब ये भी तो नहीं सबको अंडरस्टैंड कर लिया, ये भी नहीं है। तो इसके जो
प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट जब खोल कर नहीं बोल पाते हैं या पूछ नहीं पाते, ठीक है, तो वो भी एक भी एंगेजमेंट जो रिलेशन दोनों का इमोशनल अटैचमेंट, ये भी एक मेजर एक पॉइंट है। 2A कॉम्बिनेशन का बात करें, 2A कॉम्बिनेशन मतलब जो स्टूडेंट का से टीचर का जो कम्युनिकेशन है, एक दूसरे का कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। ऐसे भी जो बार बार बोला था, जब कोई रैंडमली पूछेंगे 2A कम्युनिकेशन होगा, कोई पूछता है स्टूडेंट को पूछ रहा है और टीचर को पूछ रहा है कुछ, जब इन रैंडमली पूछेंगे तो स्टूडेंट लोग अलर्ट रहता है, कम्युनिकेशन अच्छा रहता है। क्लासरूम लर्निंग अपॉर्चुनिटी मेड बी अवेलेबल फॉर एवरीवन। लर्निंग अपॉर्चुनिटी है, सबको इजीली अवेलेबल करना पड़ेगा, स्टूडेंट के साथ आपको पूछना पड़ेगा, ऐसे नहीं फ्रंट बेंच में जो भी उसको पूछेंगे बाकी लोगों को नहीं पूछेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए पॉइंट यही पॉइंट है, ठीक है। There are many teachers who teach with passion but with dedication despite the challenges, और लेकिन however there is dedicated teacher starting with good अटेंडेंस भी नहीं होता। कोई टीचर जो है डेडिकेशन में पढ़ा रहा है, ठीक है, पढ़ा रहा है और उसमें डिस्पाइट चैलेंजेस है उसको अटेंडेंस नहीं होता क्योंकि उसका एंगेजमेंट नहीं है। टीचर इज लर्नर टू, मतलब लर्नर टीचर जो है सिर्फ पढ़ा नहीं, उसको टीचर को प्रैक्टिस थियोरेटिकल भी होना चाहिए, प्रैक्टिकल नहीं थियोरेटिकल होना चाहिए। थियोरेटिकल करेंगे 70% प्रैक्टिस, 30% थियोरेटिकल करेंगे तो रिलेटेड हो, सबको लर्निंग होगा, उसको सब बहुत नहीं समझ में आएगा। एक उस पॉइंट इस आर्टिकल में डिस्कस किया, ठीक है। एएसएस जो रिपोर्ट है उसको और भी कई सारे आर्टिकल आया था, वो भी हम डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक के ऊपर कई सारे पॉइंट डिस्कस किया उन्होंने। इसमें ये बताया जाए 2.8% टीनेजर जो है कोई भी क्लास में एनरोल में नहीं है, ऐसा बात। तो ये से रिपोर्ट 2.8% काफ़ी महंगा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2% काफ़ी नहीं, और जो है 31.2% जो बॉयज़ उसके पास स्मार्टफोन है और 14% गर्ल्स के पास स्मार्टफोन है। आज का जो स्मार्टफोन में बहुत नेगेटिविटी पॉइंट लेके आया। इसमें क्या 26 स्टेट को 28 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कवर किया, स्टडीज किया गया। ऐसे भी जो लिटरेसी लेवल पूछा गया इसको 14 to 18 में, कुड रीड एटलीस्ट स्टैंडर्ड 2 लेवल, ठीक है। 79.4 को रीड कर सकते हैं, 28 के ऊपर तो रीड ही नहीं कर पाते। कुड रीड एटलीस्ट 1 सेंट इंग्लिश में 78.3, कुड डू एवरीबॉडी डेली वर्क लेस देन 50%। डिजिटल लिटरेसी स्मार्टफोन जो है अवेलेबल टू होम 2.3 अवेलेबल, इसका अवेलेबल होम यूज ऑफ स्मार्टफोन 98, मतलब स्मार्टफोन सबको पास है लेकिन पढ़ाई लिखाई करने के लिए उसको इतना नहीं है। कुछ सर्वे रिपोर्ट है। ग्रांट वैसे लिटरेसी एनुअल सर्विस मतलब हायर एनरोलमेंट है लेकिन लिटरेसी लेवल इसका मतलब है नहीं हाई लिटरेसी है, वो सेम चीज़ उन्होंने बोला। जो तमिलनाडु है पिराम्बालापुर जो डिस्ट्रिक्ट जो है सर्वे फाउंड 97.2% टीनेजर एज 14 to 8 एनरोल सम ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ठीक है, और 70% और एनरोल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बट ऑल्सो सो 21.4% सो टू रीड क्लास 2 लेवल। जो ये 21% जो बात करते हैं 20% क्लास 2 लेवल का तो पढ़ाई पाते हैं। एक क्वेश्चन और भी जो है कुछ ये भी देखा गया, ठीक है, सर्वे ऑल्सो फाउंड दैट 72.7% जो एनरोल इन स्टेम साइंस कैटेगरी में 11 में पढ़ता है, लेकिन जो इंजीनियरिंग में जा रहा है, जो नर्सिंग में जा रहा है 44% वुमेन जा रहा है, और जो है इंजीनियरिंग सेक्टर में 21% जा रहा है। मतलब जो है हम साइंस में जा रहे हैं लेकिन उसको जो इंजीनियरिंग जो नर्सिंग जो टेक्निकल बैकग्राउंड में जो है धीरे धीरे बहुत वो भी परसेंटेज बहुत कम है। ये कुछ ये से रिपोर्ट है तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आ गया, ये एडिटोरियल एनालिसिस है ऑन इंडिया एंड यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का जो डील हुआ था 10 मार्च को डील हुआ था। EFTA, ध्यान दीजिएगा, EFTA यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है। उसको क्या कौन 4 कंट्री है, 4 कंट्री क्या है, स्विट्जरलैंड है, एक नॉर्वे है, ठीक है, आइसलैंड है और जो है लिechtenstein है। ये 4 कंट्री के साथ जो है ये यूरोपियन इंडिया का अंदर तो नहीं, यूयू का अंदर नहीं, यूयू के बाहर है, देखिए यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ये 4 कंट्री के साथ जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, ठीक है। ये तो ऐसा भी बताया जा रहा है ये 4 कंट्री के थ्रू जो है और भी जो EU मार्केट है उसके साथ भी एसेस होगा, एक मतलब असेसमेंट और भी तो ऐसे यूरोप कंट्री के साथ भी बेटर असेसमेंट होगा इन टर्म्स ऑफ वीसा, इजी वीसा होगा। कई सारे ये भी बोलो और भी प्रोफेशनल में जो इंजीनियरिंग हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, अकाउंट और नर्सेस है, ये लोग भी वहाँ पे जाके बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी वहाँ पे जाके मिलेंगे, ऐसा भी बातचीत चल रहा है। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात हो रहा है 100 बिलियन जो है फ्रेश इन्वेस्टमेंट इंडिया में अगले 15 साल में होने वाला है।
ऐसा सोचा जा रहा है। इसके अंदर 1 लाख जो जॉब जो है, कम से कम 1 लाख जो जॉब है उसके बाद क्रिएशन होगा। ये बेटा जो अनएम्प्लॉयमेंट इशू और एक इशू है उसके लिए बेटर ऐसे क्रिएटर होगा। ये भी मेथड 1 मिलियन जॉब, ठीक है, इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। और भी कुछ कंट्री के साथ उनका जब आगे में चल रहा है, यूएई चाहे ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बातचीत चल रहा है, ये भी इन प्रोसेस में है। अगर जो ईएफटी का जो इसमें बोल रहा है वो यहाँ से सब वाइन और चॉकलेट, उसको पूरा मशीनरी, वाइन चॉकलेट मशीनरी, जो स्विट्जरलैंड तो मशीनरी का बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो इंडिया के साथ देखो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, हम चाइना के साथ डिपेंडेंसी है। आपको जानते हैं मैक्सिमम जो केमिकल, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक्स केमिकल जो चाइना से आते हैं, अगर इंडिया चाह रहा है शिप जो है इंडिया इम्पोर्ट डिपेंडेंसी जो अदर्स कंट्री में शिप धीरे धीरे शिफ्ट हो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डील होगा अदर्स कंट्री में धीरे धीरे शिफ्ट होने के लिए ईएफटी के ऊपर, ठीक है। ये कुछ पॉइंट है, इसमें और कुछ पॉइंट नहीं है, ये बात पॉइंट है। क्या क्या पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं। उसमें 4 कंट्रीज है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है, रूट कंट्री सराउंडिंग कंट्री देख लीजिएगा एक बार। ये नॉर्वे है, ठीक है, नॉर्वे इसका दिस ऑन द नॉर्वे, ठीक है, दिस नॉर्वे है। यहाँ पे आइसलैंड है, यहाँ पे नीचे अलग अलग कंट्री है, ठीक है। उससे तो कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है सराउंडिंग कंट्री के पास आता है, ठीक है। दिस वन आइसलैंड, ये स्विट्जरलैंड का बारे था। बोस्ट ऑफ लिचेनस्टाइन, सॉरी लिचेनस्टाइन है, ये हम देखा था बीच में कौन है, लिचेनस्टाइन है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट आपको तैयारी होकर रखना चाहिए। स्विच बेनिफिट जो है इंडिया ईएफटी जो 1/5 लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। उसके बाद जो है पहले यूनाइटेड स्टेट है, उसके बाद ब्रिटेन, चाइना ऐसा कंट्री है, यूरोपियन यूनियन ऐसे कंट्री के बाद 5th लार्जेस्ट ईएफटी 5th लार्ज ट्रेडिंग पार्टनर है। कितना का ट्रेडिंग हुआ था उसमें 25 बिलियन इन 2023 में, 25 बिलियन जो है दोनों साइड में ट्रेडिंग हुआ था। उसका अंदर एक्सपोर्ट हुआ था 2.8 बिलियन और इम्पोर्ट हुआ था 22 बिलियन, ठीक है। With export of pharmaceuticals, garment, chemicals, machinery, attracting investment, automobiles, इन ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग, रेलवे एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट सोचा जा रहे हैं। मेन जो स्विस कंपनी, स्विट्जरलैंड जो एक इम्पॉर्टेंट है, स्विट्जरलैंड मशीनरीज है, स्विट्जरलैंड इंडिया के स्विट्जरलैंड बैंक्स भी है, ठीक है, वो काफ़ी सारी में नेस्ले जो कंपनी इंडिया में काम कर रहे हैं, 300 मोर देन 300 स्विस कंपनीज साथ है नेस्ले और मतलब सोल्जार, नोवार्टिस, अपार्ट फ्रॉम बैंक्स जो है इंडिया में काम करें। इंडिया का जो है काफ़ी सारी कंपनी है, IT से जो TCA, इन्फोसिस, HCL जो है वो स्विट्जरलैंड में काम करे, दोनों के साथ भी रिलेशन तो है। कुछ पॉइंट बाद लिमिटेशन ऑफ पैक्ट, स्विट्जरलैंड के बाद का स्विट्जरलैंड जो है 1 जनवरी 2024 में सभी कंट्री के साथ जो है जितना भी इंडस्ट्रियल गुड्स को ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी 0 कर दिया। इसलिए जो इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये भी कोई कंपनी थिंक टैंक जो बोल रहा है, ग्लोबल रिसर्च इंस्टीट्यूट बोल रहा है, इंडिया का साथ जो एक्सपोर्ट है इतना ईजी नहीं होगा जितना सोचा जा रहा है। क्या ईजी नहीं होगा बोल रहे, वेब तारीफ है, तारीफ जो है कॉम्प्लेक्स तारीफ है, क्वालिटी स्टैंडर्ड है, अप्रूवल प्रोसीड्योर है, एनालिसिस स्टैंडर्ड, ये सब स्टैंडर्ड अप्रूवल होगा तभी एक्सपोर्ट पास होगा। इसलिए जो है छोटा मोटा इंडस्ट्री है इंडिया की जो है एक्सपोर्ट करना इतना भी ईजी नहीं होगा, इसको भारी पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। ये काफ़ी जो क्वालिटी नॉर्म्स है, नॉन ट्रेड बैरियर, बार बार बोलते हैं नॉन ट्रेड बैरियर NTB, नॉन ट्रेड बैरियर जो है एक मेजर चैलेंज है इंडिया के लिए। बहुत सारे यूरोपियन यूनियन तो है ही है जो बार बार बोलते हैं यूरोपियन नॉन ट्रेड बैरियर, टेस्टिंग प्रोटोकॉल, कई सारी कंप्लाइंस रूल है, कार्बन टैक्स से बात करते हैं, ये सारे टैक्स भी वे कई सारी प्रॉब्लमेटिक ला सकता है, ठीक है। इसको ज़्यादा क्वेश्चन जो छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं इसको, लेकिन ऊपर जो सराउंडिंग कंट्रीज है क्या क्या इशूज है, एक बार ईएफटी कई दिन से चल रहा था, इसको देख लीजिए। हम नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। रशियन डोमिनेंस इन इंडिया आर्म्स इंपोर्ट डिक्लाइंस। मतलब इंडिया तो मेन जो रशिया से इम्पोर्ट आर्म करते थे रशिया का, अभी देखा गया जो है 2009 से 13 और 2019 से 13 5 गैप में इंडिया जो मैक्सिमम जो पहले रशिया से करते थे वो धीरे धीरे रिड्यूस हो गया। पहले 76% कर रहा था 2019-13 को, अभी वो क्या 36% आ गया, ठीक है। अभी जो इंडिया और भी कंट्री जैसे कि फ्रांस में कर रहा है, बाकी नहीं कर रहे थे, फ्रांस, US, इसराइल से भी कर रहा है, ऐसे कंट्री से आर्म जो इम्पोर्ट करने लगे हैं, ठीक। 2009 से 13 और 2019 से 13 को अभी वो क्या 36% कर रहा था 2019-13 को, अभी वो क्या 36% आ गया, ठीक है। अभी जो इंडिया और भी कंट्री जैसे कि फ्रांस में कर रहा है, बाकी नहीं कर रहे थे, फ्रांस, US, इसराइल से भी कर रहा है, ऐसे कंट्री से इम्पोर्ट आर्म जो इम्पोर्ट करने लगे हैं, ठीक।
According to report SIPRI, SIPRI, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस, इन्होंने ये चीज़ उन्होंने स्टडी की। उन्होंने कई पॉइंट को उन्होंने स्टडी किया था। ऐसे बोल रहा जी रशिया जो है इम्पोर्ट मेन लार्जेस्ट सप्लायर इम्पोर्ट क्या हुआ उसके बाद जो है देखो रशिया पहले ये था 2000 पहले ये दिस वन रशिया, ठीक है। अभी जो यूएस उसको फ्रांस इजराइल यूएस से भी धीरे धीरे कर रहे हैं। रशिया का धीरे धीरे रिड्यूस हो गया, पहले 76% तो 36% इंक्रीज। फ्रांस में क्या था 2009-13 में 0.9% था, हाउएवर दी 2019-13 में इसमें 33% में इंक्रीज हो गया। यूएस में पहले था 8% था, वो मार्जिनली इंक्रीज हुआ 13% में आता है। इसके अलावा ये इंडिया जो इसराइल से भी कभी इसराइल से भी जो ले रहा है इंपोर्ट, जो अगर कंट्री वाइज इंपोर्ट देखेंगे इंडिया जो पहले 9.1% था अभी वो 9.8% हो गया। पहले सऊदी अरब टॉप पर 11% था, सऊदी अरब रिड्यूस हो गया 8.4% हो गया, इंडिया में टॉप में हो गया, ऐसा बताया जा रहा है। कुछ पॉइंट और भी जानकारी है इसमें। यूक्रेन जो है पहले 1.1% था, अभी यूक्रेन जो है 4.9% में जो ज़्यादा हो गया। पाकिस्तान भी तो पहले 2.9 था, अभी पाकिस्तान कितना हो गया 4.9%, 4% के ऊपर हो गया पाकिस्तान। चाइना थोड़ा डिक्लाइन हुआ 2.9% पहले से डिक्लाइन हुआ। ऐसे भी देखा जाए जो मेन जो इंपोर्ट कर रहा है, जो इंपोर्ट कंट्री है मेनली जो एक तो एशियन कंट्री है, ओशानिया कंट्री है, और वेस्ट एशिया जो कंट्री जो इंपोर्ट करते हैं रादर देन यूरोपियन कंट्रीज ये सब वेस्ट एशियन कंट्रीज ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। चाइना जो है 10 बिगेस्ट इम्पोर्टर इंडिया इम्पोर्टर इंडिया एशिया ओशनिया वेस्ट एशिया जो अभी जो कुछ कंट्री जो हम देख रहे हैं एक्सपोर्टर जो बात कर रहे हैं रशिया, देखो रशिया जो 21% एक्सपोर्ट करता था, अभी रशिया का जो है 11% रिड्यूस हो गया, मतलब रिड्यूस हो गया। पहले यूएस जो 34% था अभी 42%, यूएस का जो एक्सपोर्ट जो बाकी कंट्री एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया, ठीक है। फ्रांस का भी इंक्रीज हो गया। कुछ पॉइंट उन्होंने एनालिसिस किया इसमें देखे रशियन कंट्री जो है लास्ट 52 रशियन में 21% बना, रशियन पर कितना था धीरे रिड्यूस हो गया। पहले 21% था, अभी के 11% में राशियन आ गया, ठीक है। 11% आ गया। राशियन जो है एक्सपोर्ट रिमेन मोर देन लेस इम्पोर्टेंट नॉर्मल चैलेंजेस। रशिया ने पहले के 31 नेशन में एक्सपोर्ट 2019 को एक्सपोर्ट करते थे, उसको फिगर 2022 को 40 नेशन हो गया, और 2023 में 12 रशिया जो मैक्सिमम कंट्री को एक्सपोर्ट करते थे वो धीरे धीरे वो भी पहले तो 14 पहले 31 था 2019 को, वो कम होते होते 12 नेशन को अब एक्सपोर्ट हुआ, मतलब बहुत धीरे धीरे रिड्यूस हो गया। यूएस बिगेस्ट एक्सपोर्टर आर्म फादर सीमेंट पोजिशन इंक्रीजिंग शेयर ग्लोबल एक्सपोर्ट 34% to 42% मतलब इंक्रीज हुआ। अब इंडिया जो सब जो मिसाइल जो मेनली जो मिसाइल जो है ये सब रशिया से लिया इंडिया ने, और जो यूएस से लिया, उसके बाद जो है इसराइल इसमें फ्रांस से लिया मिसाइल। अदर देन मिसाइल इंजिन्स लिया था उन्होंने रशिया यूएस और फ्रांस लिया था, और यूक्रेन से भी लिया था। आर्मर्ड व्हीकल्स रशिया से लिया था, उसको साउथ अफ्रीका से लिया था। एयरक्राफ्ट जो है मेनली रशिया उसके बाद फ्रांस और जो है यूएस, इसमें कई कंट्री से मिल लिए थी। और अगर रिक्वायरमेंट ये तो इम्पोर्टेंट जो अगर बात करें इंडिया इतना चीज़ इम्पोर्टेंट इंपोर्ट कर रहा है, रिक्वायरमेंट जो मेनली जो कॉम्प्लेक्सिटी नेबरहुड इंडिया मेन जो है चाइना और पाकिस्तान जो है बाहर के कंट्री से बहुत आर्म इंपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया का मेजर हेडेक जो पाकिस्तान और चाइना, तो इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग आर्मी मिलिट्री जो आर्मी चाहिए स्ट्रॉन्ग इक्विप मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए, इसलिए इंडिया का मेजर नीड है इंपोर्ट करना। तो इंडिया जो एक्चुअली इंडिया का धीरे अभी इंपोर्ट अभी धीरे R&D में कर रहे हैं, धीरे अभी कुछ दिन लोग 5 लॉन्च किया, लेकिन इंडिया का R&D से इतना बूस्ट अप नहीं है जो बाकी कंट्री में है। इसलिए मेनली इंडिया अभी भी इंपोर्ट बाहर कंट्री का जो आर्म्स है उसको बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। लिमिटेशन डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिमिटेशन है, इसलिए बाहर कंट्री का ज़्यादा डिपेंडेंट, इसलिए इंडिया का बहुत ज़रूरी पड़ गया बाहर से कंट्री से लेने के लिए। स्लो और डिफिकल्ट प्रोक्योरमेंट प्रोसीड्योर, अभी देखो कई सारी आइटम अभी यूएस से कब से बात हो रही है, कई सारी आइटम लेना है यूएस से, अभी भी नहीं हुआ, ठीक है। स्लो प्रोक्योरमेंट प्रोसीड्योर, कभी लोन लेना था अभी वो नहीं हुआ।
इंडिया नाउ रियलाइज दैट इम्पोर्ट ऑफ नीड टू बी डिपेंडेंट, रिलीज के ऊपर इंडिया के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, ऐसा पता चला। सिक्योरिटी बात कोई बात, ये कुछ पॉइंट है। चलिए हम नेक्स्ट आर्टिकल, लास्ट आर्टिकल चलते हैं। आज का आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई सारे पॉइंट बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आने का कारण भाई साहब कुछ चांसेस। नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया R&D फंडिंग, मेन जो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी बातचीत चल रही है। इस साल जो इंटरिम बजट हुआ था, इसमें 1 लाख करोड़ जो है बजट सैंक्शन हुआ, किसके ऊपर? R&D सेक्टर के ऊपर। इसमें एक सैंक्शन हुआ था 1 लाख करोड़ के ऊपर। लेकिन बाकी कंट्री जो कितना फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं जो R&D के ऊपर, आपने सुना होगा जो US का नाम, इजराइल है, चाइना है, ये लोग अपना GDP का, भले ही इंडिया 1 लाख करोड़ सैंक्शन कर रहा है, लेकिन बाकी कंट्री जो सैंक्शन करते हैं उससे बहुत पॉर है। मतलब इंडिया का अगर बात करेंगे 0.6%, मतलब 0.6% जो है 64% अप और GDP अपना इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सैंक्शन करते हैं। वायरस बाकी कंट्री जो है US जो है 3.5%, इसराइल जो है, बाकी जर्मनी 3.1%, चाइना 2.4%, ये लोग सैंक्शन करते। साउथ कोरिया जो इस लोग इतना, मतलब काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सैंक्शन अपना करते हैं। डिसीजन ऑफ जो है जय जवान जय किसान, एक स्लोगन आया था पहले, जो लाल बहादुर शास्त्री जी स्लोगन था, जय जवान जय किसान। उसके बाद जय जवान जय किसान और जय विज्ञान जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्लोगन लाया था। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने ऐड किया है जय अनुसंधान ऐड किया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने ऐड किया जय अनुसंधान। मतलब जो है R&D सेक्टर के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट इंडिया जो लैगिंग कर रहे रिसर्च डेवलपमेंट को, उसको और ज़्यादा तेज लाने के लिए, आपने सुना होगा रिसर्च जो इंडिया जो अग्नि जो लॉन्च हुआ था R&D कुछ दिन DRDO सेक्शन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी सेक्टर है जो DRDO डिफेंस एंड रिसर्च, उसमें स्पेस क्राफ्ट में, ऑटोमेटिक सेक्टर में, एग्रीकल्चर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इनमें जो सेक्टर है, इसके अलावा और भी सेक्टर है जिसमें इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे कर रहे हैं इंडिया में। अभी तक उसको काफ़ी पोर था, अभी धीरे धीरे और इंक्रीज कर रहे हैं। नीड फॉर हाई R&D फंडिंग तो जो इम्पोर्टेंट तो है ही। बाकी कंट्री जो देखो, इसराइल हो, US है, काफ़ी आगे पहुंच गया, चाइना भी कितना आगे पहुंच गया, रशिया जो इतना डेवलप कंट्री के अंदर आ गया। वो तो मेन जो रिसर्च डेवलपमेंट है, उनको रिसर्च लेवल इतना तगड़ा है जो है, मतलब कितना हाई पावर डेवलपमेंट है। इसराइल जैसा कंट्री इतना हाई पावर, तो सबसे अच्छा ही, जब अपना GDP की बात करें, सबसे 3.8% के ऊपर जो GDP जो है इसराइल अपना डेवलप करते हैं, अपना इन्वेस्ट करते हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है ग्लोबल कॉम्पिटिशन में, दूसरा कॉम्पिटिशन में इसमें करना। अब लास्ट फाइनल इसका पहले आर्टिकल देखा, हम इंपोर्ट करता है, तो अपना जो आर्म जो है बाहर से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो डिफेंस सिस्टम, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, हमारा जो इंटरनल आर्म मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम हाईटेक नहीं है। अभी तो धीरे धीरे हो रहा है, और अभी जो बाहर कंट्री की तुलना कम, इसलिए हम बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। लो R&D फंडिंग इन इंडिया परसेंट जो GDP जो बात कर रहे हैं, इंडिया जो है इंडिया ग्रॉस एक्सपेंडिचर एंड रिसर्च GERD रिसर्च एंड एक्सपेंडिचर पर 6 लाख मिलियन था रुपीज़ था, ठीक है, पहले 2010-11 में। अभी वो डबल हो गया, 12 लाख मिलियन रुपीज़ हो गया था 2021 में। फिर भी इन टर्म्स ऑफ GDP बात करेंगे, इंडिया का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंडिंग बहुत पोर है। ऑल्दो अगर रिसर्च लेवल फंड फोर, लेकिन इंडियन कुछ सेक्टर अगर PhD का बात करें, कितना करना पर स्टूडेंट PhD ले गया, इंडिया का कंडीशन थर्ड नंबर में। फर्स्ट जो US है, उसके बाद जो है US के बाद चाइना है, उसके बाद जो है इंडिया का नंबर है। अब पब्लिकेशन की बात करें, इंडिया का नाम थर्ड में 3 लाख पब्लिकेशन है, ठीक है। फर्स्ट जो है US है, उसके बाद जो है अपना सेकेंड कंडीशन में चाइना है। अगर टॉप 1% आर्टिकल से शायद वो पैटेंटेड इंडिया का कंडीशन 6 है। अगर भले ही उसको जो हम बात करेंगे GDP का, उसके ऊपर फंडिंग कम है, लेकिन बाकी पैटेंट है, बाकी सेक्शन में इंडिया का रोल्स काफ़ी अच्छा है। पैटेंट ग्रांटिंग है, इंडिया GID अचीवमेंट है इन PhD सेक्शन में, फॉरेन कैपिटल में। GID प्राइमरी ड्रिवन बाय गवर्नमेंट फोर्थ सेक्टर, जो बात करता है फोर्थ सेक्टर जो है, एक तो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट जो GID, सेंट्रल गवर्नमेंट 43.6%, स्टेट गवर्नमेंट 6.7%, हायर एजुकेशन जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट 8.8%, और पब्लिक एक्सपेंडिचर प्राइवेट कंसर्न इसमें बहुत पोर है। बाकी जो कंट्री है, डेवलप कंट्री है, इसमें पब्लिक फंड एक्सपेंड, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इसमें R&D में काफ़ी ज़्यादा है। हमारे इंडिया के इसमें बहुत पोर है। इंडिया का अगर और डेवलप करना है तो प्राइवेट सेक्टर को और इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे इशूज़ आते हैं।
इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर है इसको जो है मेनली जो आने में बहुत दिक्कत है। एक तो बात होता है उसका तो कॉपीराइट है, उसका जो पेटेंटेड है इतने स्ट्रांग नहीं है, बाकी से इसको डुप्लीकेट होने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। इसमें जो प्राइवेट सेक्टर इतना खर्चा करेंगे, उसको कोई इन्वेस्टमेंट हुआ, उसके बाद वो पेटेंटेड होने के बाद भी बाकी कॉपीराइट नहीं होगा, कॉपी नहीं करने से कुछ हार्ड रूल नहीं। इंडिया में जो रूल्स है इसलिए जो इन्वेस्टमेंट में बहुत दिक्कत हो जाता है, बहुत पोर होता है। इसलिए एक पॉइंट है जो इन्वेस्टमेंट बाकी कंट्री की जो इन्वेस्टमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इतना अच्छा है, इंडिया के केस में और इंक्रीज करना पड़ेगा। इंडिया जो मेनली जो होता है, मेनली जो इन्वेस्ट होता है, हम बात करते हैं पैट, यही तो बात होगी पब्लिकेशन हम। 17.2 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन 2020-21 में R&D हुआ था, अकाउंट से 2023-22 में ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इन टोटल इन्वेस्टमेंट 17.2 ठीक हुआ था। इसमें जो मेनली जो 54% जो मेनली 4 की सेक्टर में, एक तो देखो DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दिया 30.7%, डिफेंस स्पेस में 18.4%, इंडियन काउंट एग्रीकल्चर सेक्टर में 12.4% और ऑटोमेक एनर्जी 11.4% में इन्वेस्ट किया था। इसके लिए और भी है, ये बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन तो प्राइवेट सेक्टर, बात करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन GRD का प्राइवेट सेक्टर का और धीरे धीरे इन्वॉल्व करना पड़ेगा इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, और धीरे धीरे इंगेज करना पड़ेगा। ठीक है, प्राइवेट फंडिंग लीडिंग इकोनॉमीज, बाकी कंट्री में जो प्राइवेट फंडिंग बहुत है, लेकिन इंडिया में जो चैलेंजिंग है प्राइवेट फंड, वो आप इशू रिड्यूस करने के बाद जो है ये करना पड़ेगा। दूसरा जो हायर सेकेंडरी जो एजुकेशन जो है, और IIT जितना भी इंडिया IIT है उसका जो 0.1% जो बहुत मतलब काम आता है यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, मतलब जो है उसका जो हायर HEI सेक्शन जो है ये भी रिसर्च कर पाएगा। जो HEI हायर एजुकेशन उसका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत पोर है, बहुत ना के बड़ा है। अगर इसमें हम काम करेंगे तो इसमें डेवलपमेंट के ऊपर अगर फंडिंग किया जाए तो बाकी IIT वगैरह बाकी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें कहीं से मदद मिल सकता है। ये कुछ पॉइंट है आज इसके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग माय चैनल। अगर मेरा चैनल सही लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब होना चाहिए। आपका सपोर्ट मेरे को जो बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए। थैंक यू वेरी मच, फिर कल मिलते हैं।